जगह की खातिर, अपनी व्यवस्था की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दो। नहीं 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 नहीं, जीवन ने तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई कर्तव्य नहीं। एक आम भारतीय को औसतन अनावश्यक तनाव से ज्यादा गुजरना पड़ता है। वही मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो जापान या कोरिया में रहते हैं, वो बताते हैं कि मामला बिल्कुल अलग है इससे। और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। आप भी वही बन जाओगी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी ऐसी तो होती है बेटा, बहुत मुंह खोल के मांग नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज, ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले, अपने आप को बचाइए। नमस्कार आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरा नाम सौम्या है। मैं फिलहाल IIT दिल्ली में मास्टर्स कर रही हूँ। इससे पहले मैं IT में कॉर्पोरेट जॉब करती थी। मेरा ये सवाल है कि एक आम भारतीय को औसतन अनावश्यक तनाव से ज्यादा गुजरना पड़ता है। जैसे कि आज कुछ घंटों बारिश हो गई तो सारे पॉटहोल्स भर गए थे और सारा आना जाना बंद हो गया था। जैसे कि अगर हम सिग्नल पे खड़े हैं तो पीछे से कोई आके घुसा देगा, हम अपनी टर्न में अगर सही भी खड़े हैं तो कोई आके हमसे आगे खड़ा हो जाएगा। अगर हम कोई भी सामान बाहर रखते, जैसे मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो बार बार कहा जाता है सामान संभाल के रखिए, चोरी ना हो जाए, यहाँ ताले लगाइए, साइकिल को लॉक करके रखिए। या फिर बहुत ही छोटे स्पेस में हम 2-3 लोगों को रहना पड़ता है। और वही मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ जो जापान या कोरिया में रहते हैं, वो बताते हैं कि मामला बिल्कुल अलग है इससे। तो ये जानते हुए कि ये स्ट्रेस, ये तनाव अनावश्यक है, ये नहीं भी होता, ऐसा हो सकता है दुनिया के किसी कोने में, ये जानते हुए भी मुझे समझ नहीं आता कि पेशेंस कैसे रखूं। और तनाव हर वक्त बना रहता है कोई न कोई छोटी बात को लेकर। देखिए, कई तरीके के उत्तर दिए जा सकते हैं इस स्थिति को। पर अगर अभी आप युवा हैं, जीवन की शुरुआत ही कर रहे हैं, शायद पहला उत्तर तो यही होगा कि बाकी देश जैसे भी जी रहा है, आपको वैसे जीने की कोई बाध्यता, कोई कर्तव्य, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप मत सोचिए बहुत ज्यादा सामुदायिकता के बारे में, बिलोंगिंगनेस के बारे में। आप अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए एक थोड़ा साफ शांत कोना तलाश लीजिए। अभी आप मुझसे सवाल भी कर रही हैं क्योंकि आप IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं, अब आप IIT में हैं, और अभी आप युवा हैं तो आपके भीतर एक विरोध भी है और प्रश्न भी है। कुछ साल और बीतेंगे और आपको ये सवाल उठना भी बंद हो जाएगा अगर आप इसी व्यवस्था में रह गई तो। ज्यादातर लोगों को ये सब बातें बुरी भी नहीं लगती हैं। वो इसी रंग में इतना रंग चुके हैं कि उन्हें अब और कोई रंग नहीं पता। ठीक वैसे जैसे कहते हैं ना संत कबीर, कि कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। आपकी चादर भी पूरी काली हो जाएगी, फिर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ पाएगा। इससे पहले कि ये व्यवस्था, ये समाज,
ये आपको भी पूरी तरह से अपने रंग में रंग डाले। अपने आप को बचाइए। थोड़ा सा महसूस करिए कि आजाद हवा में सांस लेकर फेफड़े कैसा अनुभव करते हैं, और फिर थोड़ी ताकत आती है। साफ हवा में, शांत जगह में एक भीतरी मजबूती विकसित होती है। उसके बाद जो आपने जाना है वो आप दूसरों तक भी ला सकती हैं। फिर आप कह सकती हैं कि ये जो कोना मैंने अपने लिए खोजा, इसको मैं विस्तार दे सकती हूँ, इसमें मैं दूसरों को आमंत्रित कर सकती हूँ, या कम से कम दूसरों को प्रेरित कर सकती हूँ कि ऐसा ही कुछ वो भी अपने लिए करें। और वो सब देखिए बाद की बात है। ये सब दूसरों तक पहुंचाना, नेतृत्व कर पाना या किसी की भलाई कर पाना, ये तभी हो पाएगा जब पहले आप बची रहेंगी। जो चीज आपको आज तनाव की तरह लग रही है वो दूसरों के लिए जीने का ढर्रा बन चुकी है। उनको नहीं लगता इसमें तनाव, बल्कि अगर आप उनको ऐसी जिंदगी दे देंगे जिसमें तनाव नहीं होगा तो उनको तनाव हो जाएगा। वो कहेंगे कि कुछ कमी आ गई जिंदगी में, या उनको लगेगा कि जीवन निरुद्देश्य हो गया क्योंकि आज किसी से लड़े नहीं, किसी को गाली दी नहीं, किसी की गाली खाई नहीं, जीवन बेमकसद हो गया। तनाव वो आपके लिए, और ये भली बात है कि अभी आप में जीवन है, तो बुराई आपको बुराई जैसी लग रही है। कुछ दिनों में ये सड़कें, ये व्यवस्था आपको पूरी तरह से निचोड़ लेगी, जीवन आपका सोख लेगी बिल्कुल ये। और फिर आप कहेंगे नहीं तनाव कहाँ है, सब ठीक ही तो चल रहा है। ऐसा ही तो होता है ना। और जब इतने लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो मैं ही क्या खास हूं, मैं क्यों आवाज उठा रही हूं। और हाँ सही बात है, साइकिल बाहर खड़ी करिए तो ताला लगाओ ना, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और हाँ सही बात है, अपना सामान बाहर क्यों छोड़ रहे हो, चोरी हो जाए तो। और इतना भी क्या सेठानी बनना कि बहुत सारी जगह मांग रही हो। एक कमरा दे तो दिया, इसमें अगर 3 लोग रह रहे हो तो इतनी क्या बुराई हो गई भाई। सादगी बड़ी बात है। हमें बताया गया है ना कि सादा जीवन उच्च विचार। तो एक जरा से कमरे में भी अगर 3 लोग घुसे हुए हैं तो इसमें बुरा क्या हो गया। ये तो उच्च नैतिकता की बात है, साधुता की बात है। ये सब बातें आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगी। और फिर बल्कि ये होगा कि आपके सामने भी कोई आएगा जो कहेगा कि दम घुटता है मेरा, तो आप उससे कहेंगी ज्यादा अय्याशी छा रही है, दम क्या घुटता है। हमारी माँ ऐसे ही रही, हमारे बाप ऐसे ही रहे, हमारे चचे ताऊ सब ऐसे ही रह रहे हैं, पूरा देश ऐसे ही रह रहा है। तुम्ही पर भोगवाद ज्यादा चढ़ा हुआ है कि तुम ज्यादा अपने लिए जगह मांग रहे हो। ज्यादा विलासिता तुम पर हावी है कि तुम कह रहे हो कि जीवन का एक स्तर होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मांग रहे हो। ये सब क्या बातें हैं, बेकार की बातें। कुछ नहीं होती क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे सब जी रहे वैसे ही जियो। जहरीली हवा, मटमैला पानी, गड्ढों वाली सड़कें, बदतमीज लोग, दम घोटू व्यवस्थाएं, झेलो इनको क्योंकि यही तो जीवन है। तुम भी झेलो क्योंकि हमने झेला है। ऐसे हो जाओगे, ऐसे होना है। और अगर ऐसे नहीं होना तो सबसे पहले अपने बचने का इंतजाम कर लो। तुम ही अगर बर्बाद हो गए तो तुम किसी और को क्या आबाद करोगे। वो कहते हैं ना, जब आप प्लेन में बैठती हैं तो जो घोषणा होती है उसमें कहते हैं कि अगर कोई आपात स्थिति आती है, केबिन में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर सबसे पहले अपना मास्क पहन लीजिए, उसके बाद किसी और की मदद करिएगा। हमारे केबिन में बड़े अफसोस की बात है लेकिन हवा का दबाव बहुत कम हो चुका है और जो हवा है वो भी जहरीली है। सबसे पहले अपने लिए मास्क धारण करिए। हो सकता है आप
10 साल 20 साल बाद एक सुपर वुमन बन जाएं, जब आप कहें कि मेरे भीतर इतनी निष्कामता आ गई है कि मैं अपना मास्क अब उतार रही हूं जन कल्याण के लिए। मैं चाहती तो मास्क पहन करके उड़ सकती थी अमेरिका, पर मैं नहीं उड़ रही, या मैं गई थी, मैं वापस आ रही हूँ और मैं ये मास्क उतार रही हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, पर समय लगेगा। अभी आप सुपर वुमन नहीं है, अभी तो खुद को बचा लीजिए। लोग खुद को बचाते नहीं गए, लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया दूसरों की खातिर, तथाकथित रूप से दूसरों की देखा देखी। और इसीलिए आज बर्बाद लोगों की बर्बाद व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है। आपने पूछा ना कि लोग इतना तनाव क्यों झेलते रहते हैं? क्योंकि दूसरे झेल रहे हैं। दूसरे क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उनसे पहले और झेल रहे थे। हमें बहुत बहुत सारे लोग चाहिए जो जोर से कह दें, नहीं तुम सबने झेला है, मुझे नहीं झेलना, जो कुछ तुमने किया है मुझे नहीं करना। या फिर तुम मुझे आश्वस्त कर दो कि जो तुम कर रहे हो उसमें जीवन है। मुझे तो यही दिख रहा है तुम जो कर रहे हो वो सब जीवन विरुद्ध है, एंटी लाइफ है। हमें बड़ी एक गड़बड़ ताकत होती है। प्रकृति की ही दी हुई, ऐतिहासिक रूप से वो हमारे काम आई है। जो विकास की पूरी यात्रा रही है ना, इवोल्यूशन की जर्नी, उसमें हमारे काम आई है। वो है अनुकूलन की क्षमता। शारीरिक रूप से एक्लेमेटाइज हो जाना और मानसिक रूप से कंडीशन हो जाना। हम अनुकूलित हो जाते हैं, जैसा वातावरण होता है ना उसके अनुकूल हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो हमारी देखिए विकास की यात्रा में ये चीज हमारे काम आई। हम सब जानते हैं कि होमो सेपियंस की शुरुआत हुई थी अफ्रीका से, लेकिन देखिए वो यूरोप पहुंच गए और वो वहां भी सफल हो गए, बस भी पाए, समृद्ध हो गए, पले पनपे, अपनी आबादी बढ़ा पाए और सभ्यताएं विकसित कर ली। ये सब क्या है कि ठंडी जगह पर भी अनुकूलित हो गया वो आदमी जो पैदा ही हुआ था अफ्रीका में। ये क्या है? अनुकूलन। आज भी आप देखते हो कि आप एक देश से उठ करके दूसरे देश चले जाते हो और वहां पर माहौल में, तापमान में, जलवायु में, खान पान में 100 तरह के अंतर होते हैं, पर आप ढल जाते हो। ये काम दूसरे जानवर नहीं कर पाते, ये काम पेड़ पौधे भी नहीं कर पाते। आप कोशिश करिए अगर कि आम का पेड़ आप रेगिस्तान में लगा दें तो नहीं लगेगा, लेकिन आम के पेड़ वाले गांव में रहने वाला बंदा रेगिस्तान में जाकर रह लेता है। तो प्रकृति ने हमें क्षमता दी अनुकूलन की जो आम के पेड़ को नहीं दी। आम का पेड़ रेगिस्तान में नहीं चलेगा, पर आम वाला रेगिस्तान में भी चल जाएगा। हमें क्षमता मिली, वो हमारे काम आई। उसी क्षमता के कारण आज हम मनुष्य कहलाते हैं। हम अलग अलग जगहों पर फल फूल पाए, अपने आप को स्थापित कर पाए, अलग अलग परिवेशों के अनुकूल अपने आप को ढाल पाए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि हम जहां होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो फिर जहां हैं वहां से आगे बढ़ पाने की हमारी क्षमता नष्ट हो जाती है। शारीरिक रूप से ये ठीक है, जहां हो वैसा होना भी पड़ेगा। शारीरिक रूप से ये ठीक बात है, ठंडी जगह जाओगे तो अच्छा है कि तुम्हारा जो शरीर है वो अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट करे, ठंडी जगह के अनुकूल हो जाए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चीज जब मन करने लग जाता है तो भारी समस्या हो जाती है। तो एक्लेमेटाइजेशन तक ठीक है, कंडीशनिंग गड़बड़ हो जाती है। या ऐसे कह दो कि तन एक्लेमेटाइज हो जाए तो ठीक है, मन एक्लेमेटाइज हो जाता है, ये बात गड़बड़ हो जाती है।
अब आपको लगता है कि जो भी माहौल है वही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त हो गए। वो ठीक क्यों है? क्योंकि वो चल रहा है इसलिए ठीक है। ये कैसा गोल गोल तर्क है। और इस तर्क की इंतहा जानती हैं क्या होती है? अब हमको पता है कि उदाहरण के लिए सत्यमेव जयते, और ये बात हमें भीतर से ठीक भी लगती है कि हाँ सत्य ही जीतेगा। पर अनुकूलन की प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि हम कह देते हैं कि जो जीत रहा है वही सत्य है। भाई सत्य को जीतना चाहिए, तो हमें अपने आसपास जो जीतता दिखाई देता है हम उसी को कह देते हैं फिर यही सच्चा होगा, क्योंकि ये जीत रहा है, इसी से प्रमाणित होता है कि ये सच्चा होगा। ये होता है भीतरी अनुकूलन का दुष्परिणाम। समझ रहे हैं? इसी तरह से हमें ये भी हम कहते हैं कि सत्य जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, लगातार हर जगह है, अंतर्यामी है। तो जो कुछ भी हर जगह होता है हम उसी को फिर सत्य मान लेते हैं। अब हमारे आसपास माने जो चल रहा है, जहां तक आंख देख पाती है वहां जो चल रहा है हमें लगता है वही सत्य है। ये होता है इनर कंडीशनिंग का दुष्परिणाम। अब आप विद्रोह क्यों करोगे? अगर आपके चारों तरफ जाम ही जाम लगा हुआ है तो आपको लगेगा जाम ही जीवन का सत्य है। अब क्यों उसके प्रति कोई विरोध रखोगे या विद्रोह करोगे? भाई चारों तरफ जो होता है वही सत्य है। तो अगर चारों तरफ सड़कें खराब है और उन पर जाम लगा है तो माने जीवन ऐसा ही होता है। ये झूठ नहीं है, यही सच्चाई है, और सच्चाई से विद्रोह नहीं किया जाता। तो मुझे कुछ भी क्यों करना है? और अगर आप कुछ करो तो दूसरे कहेंगे हाँ तू ही नवाब पैदा हुआ है, जैसे सब खड़े तू भी खड़ा हो जा, जब जाम खुलेगा तो चल लियो। या कतार बहुत लंबी है, एक आदमी का इतनी लंबी कतार क्यों लगी हुई है? भाई साधारण सा काम है। अब बैंक में कतार इतनी लंबी है कि वो चौराहे तक निकल के चली गई बैंक से, और एक आदमी खड़ा होकर बोले ठीक नहीं, तो बाकी सब कहेंगे हम बेवकूफ हैं, हम खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं चुपचाप तू भी खड़ा रहे, क्योंकि जो चारों तरफ चल रहा है वही तो सत्य है। आप भी ऐसे ही हो जाओगे। जो चारों तरफ चल रहा है ना वो आपको भी सच लगने लगेगा, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। बहुत मामलों में आपने बहुत चीजों को स्वीकार करना शुरू कर लिया होगा, और इसीलिए अपनी जगह से हटके दूसरी जगहों की यात्राएं बहुत आवश्यक होती हैं। चाहे अपने गांव से हटके दूसरे गांव जाने की बात हो, चाहे दूसरे शहर, दूसरा प्रांत, देश का दूसरा क्षेत्र, या फिर विदेश। जब वहां जाओ तो आपको पता चलता है कि कितनी बातें जिनको आप जीवन का अनिवार्य हिस्सा ही मान बैठे थे, जीवन का अनिवार्य सच ही मान बैठे थे, वो अनिवार्य नहीं है। देखो दूसरे लोग उन बातों को बिल्कुल हटा करके जी रहे हैं और मौज में जी रहे हैं, और आप कह रहे थे नहीं पर ये चीज अगर जिंदगी से हटा दी तो जिएंगे कैसे? ये देखो प्रमाण, हटा रखा और मौज में जी रहे हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जी रहे हैं। देखो तुम जो बोझ लिए बैठे हो उस बोझ के बिना भी फल फूल रहे हैं, उस बोझ के हटाने के कारण ही फल फूल रहे हैं। यात्राएं बहुत करी पुराने जमाने में खोजियों ने। क्यों होती थी इतनी यात्राएं? ताकि वो एक जगह से अनुकूलित होकर ना रह जाएं। और यात्राओं का फिर एक दूसरा लाभ होता था कि जो उन्हें मिला, जो उन्होंने जाना, यात्रा करते थे तो दूसरों में भी बांटते चलते थे, खुद भी जानते थे, और यात्रा करते थे तो नए नए लोग मिलते थे उनको बताते भी चलते थे। तो खोजियों, ज्ञानियों, संतों, गुरुओं सबने खूब यात्राएं करी, खूब यात्राएं करी, वरना फंस जाते। वही जो भी कि बहता पानी निर्मला, आप भी बहता पानी हो जाओ जल्दी से। बात आ रही समझ में? अभी शिकायत भी कर रही हो, आगे शिकायत भी नहीं करोगी आप, आगे कहोगी यही तो जीवन है। वो फिल्मी गाना है ना, ये जीवन है, यही तो है, छांव धूप रंग रूप, थोड़ी यहाँ खुशियां हैं, थोड़े गम भी हैं,
आप भी वही बन जाओगी कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी ऐसी तो होती है बेटा, बहुत मुंह खोल के मांग नहीं करनी चाहिए। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पिए। संतोषम परमम सुखम। अरे यही क्या कम है कि ट्रेन पर बैठे थे तो जिंदा अपने शहर में उतर गई। आभारी रह कि जिंदा उतरी है। एक टुकड़े में उतरी है, वन पीस। नहीं तो कितने दरिंदे होते हैं, हत्या बलात्कार कुछ भी हो सकता है। तू ना उतरती, एक बोरा उतरता तो तुझे जितनी भी समस्या हुई रास्ते में उसको हटा। कृतघ्न मत बन, एहसान फरामोश लड़की। चल शुक्रिया अदा कर, आप भी ऐसे ही हो जाओगी। फिर रेलवे स्टेशन पर जाओगी और गू की गंध नहीं आएगी तो कहोगी अरे अमोनिया की डेफिशिएंसी हुई जा रही है, कोई है नहीं इधर खुले में मूतने वाला। चलता था, एक दो होते थे क्लास में, वो कहेंगे जरा पीठ खुजा देना। कहे क्या है? बोले आज बाप ने पीठ पे चप्पल नहीं मारी है तो पीठ बड़ा असहज सा अनुभव कर रही है तो खुजला दो। आदत लग जाती है, अनुकूलन, कंडीशनिंग। अरे जो ठीक नहीं है उसको क्यों सहे हम? क्यों? ये खामोशी का हुक्म किसने जारी किया है? और व्यवस्था अगर बदल नहीं सकते हो तो उसमें पड़े पड़े सड़ना क्यों है? हटो ना। एक हद तक ही शिकायत शोभा देती है। मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है, मेरे गांव में ये नहीं है, मेरे गांव में ये नहीं है, मेरा समाज मुझे पढ़ने लिखने नहीं दे रहा, ऐसा है वैसा है। तो वहां पढ़ी क्यों है तू? किसने तुझे बता दिया कि तेरा कर्तव्य है हर तरह की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहना? शुरू में शिकायत करो तो अच्छा लगता है क्योंकि प्रतीत होता है कि आंखें खुल रही हैं। देखो विरोध जन्म ले रहा है, अच्छी बात है, आंख खुल रही। पर कोई शिकायत ही करता रह जाए तो गड़बड़ बात है। अगर समझ में आ गया है कि गलत जगह फंसे हुए हो तो आगे बढ़ो। और इसमें तुमने अपनी जगह के साथ कोई विश्वासघात नहीं कर दिया। तुमने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी जगह की खातिर, अपनी व्यवस्था की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दो। नहीं 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 नहीं, जीवन ने तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई कर्तव्य नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है सत्य के प्रति और मुक्ति के प्रति। हाँ, जब खुद कुछ पालो तो दूसरों में बांट जरूर देना, ये करुणा की बात है। खुद पंख मिल जाएं, आसमान का स्वाद ले लो तो दूसरों को भी उड़ने के लिए प्रोत्साहित कर लेना, वो अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पिंजड़े के कैदी पंछियों के साथ तुमको भी पिंजड़े में ही पड़े रहना है, ये कह के कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अपनापन है। ना ना ना, तुम उड़ो और क्या पता तुम्हारी उड़ान देख के एक दो और को पंख खोलने का हौसला आ जाए। देखो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो ट्रैफिक जैम हो
चाहे सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार हो, अव्यवस्था हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की मनमर्जी हो, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर जो हो रहा होता है वो हो, वो सब कुछ उन लोगों का प्रतिबिंब होता है जो लोग उस व्यवस्था को बना और चला रहे हैं। खराब व्यवस्था है माने लोग खराब है, सीधी सी बात, कोई बहुत गहरा कारण नहीं है। सड़क खराब है माने बंदा खराब है। जिस क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब पाओ, जान लेना कि वो लोग भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते। हाँ बताइए आगे इसमें। जी धन्यवाद जी। नमस्ते, मेरा नाम निखिल चौहान है। मैं आईटी कंपनी में एज ए एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ नोएडा में। और मैं आचार्य जी को यूट्यूब से 2018 से सुन रहा था और गीता समागम से 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आईटी जेई का 2 साल प्रिपरेशन करा था और दोनों अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तो भीतर ही थोड़ा डर आ गया था और एक सेल्फ डाउट हो गया था। गीता में जुड़ने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, मतलब हमारे जीवन चेंज हो जाता है, लेकिन और क्लियरिटी आ जाती है। और उस गीता समागम में जुड़ने के बाद ही मैं थोड़ा और एक्टिव हो गया। जैसे कंपनी में CSR एक्टिविटीज होती हैं और पीपल एंगेजमेंट का वर्क होता है, तो उसमें जाने लगा और ज़्यादा एक्सपोजर होने लगा चीज़ों का। जैसे कॉलेज में यूट्यूब से सुनता था तो इतना एक्सपोजर नहीं आता था, मतलब कंफर्ट जोन ही रहता था। लेकिन जब आचार्य जी के सामने आके जुड़ा, सामने आके सत्य अटेंड करा, तो मतलब दुनिया को जानने का मन करा और दुनिया और एक्सपोजर लेने का मन करा चीज़ों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो यूट्यूब से सुन रहे हैं और जो यूथ हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या जो स्कूल में हैं, वो आचार्य जी के सामने आकर जरूर सुने, क्योंकि सामने आने से ज़्यादा प्रभाव आएगा जीवन में।